शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य जो है यानी संस्कृत नाटक एवं व्याकरण। संस्कृत जिन छात्र छात्रों ने लिया है बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं आप और आप परेशान बहुत ज़्यादा हैं और लगातार आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर संस्कृत के बारे में कुछ बताइए, संस्कृत में क्या क्या पूछा जाएगा और किस प्रकार से हमको लिखना है। मिड टर्म की परीक्षा आ चुकी सर पे, कैसे उसमें प्रश्न आएंगे, 6 प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न आपको करने होंगे उनमें से, ठीक है। लिखित टाइप की परीक्षा होती है मिड टर्म की, ये बात ध्यान रखिएगा। और आपको अच्छे तरीके से हर एक चीज़ इसमें एक प्रकार से कैसे करना है, कैसे प्रश्न आएंगे, कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, किन टॉपिक से आने वाले हैं, इसको लेकर के यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, ये सारे आपके जितने भी प्रश्न दिमाग में चल रहे हैं सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर यानी कि बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का यह वीडियो है। संस्कृत के छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता दूं कि ये मात्र 4 टॉपिक्स आप तैयार कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर सारे प्रश्न यहीं से आने वाले हैं और उसमें भी आपको मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूं, तो आप लोग सुनिएगा बड़े ध्यान से। आप चूंकि पहला टॉपिक आपको पढ़ना है नाट्य साहित्य परंपरा और प्रमुख नाटककार, तो ये पहला चैप्टर आपका बढ़ता है, पहली इकाई भी यही है, ठीक है। नाट्य साहित्य परंपरा की अगर मैं बात करूं तो नाट्य काव्य क्या होता है, सबसे पहले इसी को जानना होता है। नाट्य काव्य की बात की है तो नाटक की उत्पत्ति के 3 प्रमुख मत हैं। पहला तो दैवीय उत्पत्ति का मत है, दूसरा है विकासवादी मत और तीसरा है आधुनिक वैज्ञानिक मत। अब आधुनिक वैज्ञानिक मतों में वेदों से उत्पत्ति मानने वाले पाश्चात्य मत हैं कुछ, और कुछ लोक से उत्पत्ति मानने वाले पाश्चात्य मत हैं, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले नाटकों, संस्कृत नाटकों का जो उद्भव और विकास हुआ है इसको थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न जरूर पूछेगा कि संस्कृत नाटकों की उद्भव और विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। ऐसे प्रश्न अवश्य आएंगे आपकी परीक्षा में। बस तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसमें आप लिखेंगे कि नाटक की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा मतभेद है और कुछ पाश्चात्य विद्वान यूनान के नाटकों का एक प्रकार से आदि स्रोत स्वीकार करते हैं कि यूनानी नाटक सबसे पहले आए, लेकिन उनका पक्षपात अनर्गल प्रलाप सिद्ध होता है और सिद्ध हो चुका है। विद्वानों ने उस पर एक प्रकार से नेगलेक्ट का मोहर लगा दिया है। कुल मिलाकर के अगर नाट्य काव्य की बात की तो संस्कृत साहित्य से शुरुआत होती है उसकी। सबसे पहली बात भारतीय परंपरा और नाट्यशास्त्र। भारतीय परंपरा की अगर मैं बात करूं खास करके तो उसमें भारतीय परंपरा के अनुसार जिसका वर्णन भरत प्रणीत नाट्यशास्त्र में हुआ है, यानी भरत के द्वारा जो नाट्यशास्त्र, भरत मुनि एक थे, उन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना करी है भरत मुनि ने, और उन भरत मुनि ने उसमें नाटकों के बारे में बताया है। नाट्य उत्पत्ति का वर्णन जो है आख्यानक ढंग से किया गया है इसमें। नाट्यशास्त्र में नाटकोत्पत्ति की दैवीय परंपरा का प्रतिपादन किया गया है इसमें। भारत के अनुसार, मतलब भरत के अनुसार, जो भरत मुनि है उनके अनुसार देवताओं की प्रार्थना पर मनोविनोदार्थ ब्रह्मा ने ऋग्वेद में आप देखेंगे पाठ्य संवेद से गीति, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस को लेकर के नाट्य वेद का एक प्रकार से निर्माण किया था। यानी जो सामवेद, ऋग्वेद से पाठ्य, यानी जो नाटक का पाठ्य होता है वो जो है किससे लिया, ऋग्वेद से लिया गया है, और सामवेद से गीत को लिया गया जिसमें जो गाना वगैरह होते हैं, गीत जो होते हैं वो, यजुर्वेद से अभिनय की कला और अथर्ववेद से रस, ये चारों वेदों को मिला करके फिर बनता है नाटक। इसीलिए इसको नाटक को हम क्या कहते हैं, पंचम वेद कहते हैं। किसने कहा, भरत मुनि ने स्वयं कहा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको लेकर के एक श्लोक भी प्रचलित है कि जाग्राह पाठ्य मृगवेदात सांभयो गीतमेव चा यजुर्वेदाभिनयान रसानाम अर्थ वर्णादपि ही। इसके बारे में इन्होंने बताया कि यानी कि ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर के नाट्य वेद की उत्पत्ति हुई, यानी पंचम वेद की उत्पत्ति हुई। मेरे प्यारे दोस्तों, यह पंचम वेद निराला, ठीक, यह है पावन पुनीत, यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला। आप पढ़ते हैं ना इसको आरती में, भागवत भगवान की आरती में। इसके अलावा संवाद सूत्र के द्वारा अगर बात की, संवाद सूत्र और नाट्यशास्त्र की, तो ऋग्वेद में अनेक संवाद स्थल आपको दिखाई पड़ेंगे जिसमें विद्वानों ने उसको ढूंढ निकाला और इन्हें संस्कृत नाटकों का मूल कहा जाता है। किसको, संवाद सूत्रों को नाट्य का मूल कहा जाता है। और इन संवादों में प्रसिद्ध संवाद अगर मैं बताऊं
तो उसमें है यम और यमी का प्रसिद्ध संवाद, इसके अलावा पुरुरौआ और उर्वशी का संवाद सूत्र हो गया, शर्मा और पणी का जो है प्रकार से जो संवाद सूत्र हो गया वो, इंद्र और इंद्राणी के बीच का जो संवाद है वो, इंद्र और मरुत के बीच का संवाद, विश्वामित्र और नदियों के बीच का संवाद, ये संवाद सूत्र ऋग्वेद के विभिन्न मंडलों में बिखरे पड़े हैं और इसका खोज हो चुका है। और इन्हीं संवाद सूत्रों को आधार माना जाता है नाट्य का यानी नाटक का। ओके, तीसरी बात वीर पूजा का सिद्धांत। वीर पूजा सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो उसमें डॉक्टर रिजवे नामक पाश्चात्य विद्वान है, वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि नाटक की उत्पत्ति वीर पूजा से संबंधित प्रतिपादित की है। उन्होंने कहा कि नाटक का जन्म मृत वीर पुरुषों के प्रति आदर दिखाने की भावना से हुआ है। इसका उदाहरण उन्होंने यूनानी दुखांतिका के रूप में प्रस्तुत किया, और किंतु यह मत किसी भी को स्वीकार नहीं है, मतलब खंडित हो चुका। इसके अलावा जो चौथा नियम आता है प्रकृति परिवर्तन का सिद्धांत। प्रकृति परिवर्तन का जो सिद्धांत है नाटकों की उत्पत्ति के, उसमें डॉक्टर कीथ महोदय कहते हैं कि नाटक का उद्भव प्राकृतिक परिवर्तनों को प्रस्तुत करने की इच्छा से मिला है या उसकी देन है। महाभाष्य जो एक प्रकार से किसकी रचना है, महाभाष्य। महाभाष्य आप सभी को पता होगा, ठीक है, पतंजलि का महाभाष्य है, ठीक है। तो उन्होंने महाभाष्य की अगर मैं बात करूं तो महाभाष्य जो है भाई, महाभाष्य में निर्दिष्ट जो है एक प्रकार से जो कंसबद्ध नामक नाटक है उसका अभिनय कीथ के अनुसार इस मत की पुष्टि करता है और यहाँ से उत्पत्ति मानते हैं वो। इसके अलावा पुत्तलिका नृत्य सिद्धांत एक है। डॉक्टर पीसेल ने नाटक की उत्पत्ति के लिए पुत्तलिका नृत्य को आधार स्वीकार किया और इस नृत्य की उत्पत्ति वस्तुतः भारत से हुई है। सूत्रधार शब्द की सत्ता उसके अर्थ के आधार पर समाश्रित कर उन्होंने संस्कृत नाटक की पुत्तलिका नृत्य से संबंधित मतलब कि बताया कि पुत्तलिका मतलब कि नृत्य से नाटकों की उत्पत्ति हुई है, और किंतु यह भी निराधार प्रमाणित हुआ है, यानी बिना आधार के ऐसा प्रमाण इन्होंने दिया है, यानी इसको भी उतनी मान्यता नहीं प्राप्त है। इसके अलावा नाट्य उत्पत्ति की विकासवादी संपूर्ण समीक्षा अगर की जाए तो हम आसानी से कह सकते हैं संस्कृत नाटक की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, यह एक जो है अत्यंत विवादग्रस्त प्रश्न रहा है। और परंपरा के अनुसार अगर बात की तो नाट्य वेद की सृष्टि ब्रह्मा ने की थी और उसका पृथ्वी पर प्रचार भरत मुनि ने किया था। भरत मुनि जो हैं अपने नाट्य शास्त्र में लिखते हैं कि ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ यानी संवाद को लिया, सामवेद से संगीत को लिया, यजुर्वेद से अभिनय को यानी कि जो है प्रकार से जो कला होती है अभिनय करने की वो एक्टिंग को लिया, और अथर्ववेद से रस के तत्वों को लिया। इसीलिए नाट्य वेद का निर्माण हुआ और इसको पंचम वेद कहा जाता है। इस प्रकार से नाटक के प्रधानतम जो अंग हैं संवाद, संगीत, नृत्य और अभिनय, ये वैदिक साहित्य की समीक्षा से ही पता चलता है, उसी में हमको पता चलता है। चूंकि वैदिक काल में इन सभी अंगों का किसी न किसी रूप में अस्तित्व था। ऋग्वेद में यम और यमी का, उर्वशी, पुरुरवा, शर्मा और पाणी का संवादात्मक सूक्तों में नाटकीय संवाद के तत्व उपलब्ध होते हैं। सामवेद में संगीत के तत्व दिखाई पड़ते हैं। और विद्वानों का अनुमान यह भी है कि ऐसे संवाद ही कालांतर में परिमार्जित होकर के, परिष्कृत होकर के नाटकों के रूप में परिणत होने लगे और इस प्रकार से नाटकों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से लोगों ने बताया। इसके अलावा आप देखेंगे वैदिक अनुष्ठानों में भी कुछ ऐसे क्रियाकलाप होते रहे थे जिसमें अभिनय का पुट था, और इसके आधार पर जो है हिलोब्रांड और कोनो, ये दो पाश्चात्य विद्वान हैं, ये कहते हैं कि वेदों में यज्ञादि विषयक नाटक मौजूद थे, परंतु यह मत सर्वदा समीचीन नहीं, क्योंकि उक्त वैदिक क्रियाकलापों में अभिनय का पुट भले ही हो किंतु उन्हें यज्ञीय नाटक कदापि नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा आप देखते हैं रामायण महाभारत काल में आकर के नाटकों को कुछ और स्पष्ट उल्लेख मिलता है। विराट पर्व में रंगशाला का उल्लेख होता है। नट शब्द का भी प्रयोग वहीं पर मिलता है, जिसका अर्थ श्रीधर स्वामी के अनुसार नव रस भी मतलब कि नव रस अभिनय चतुर जो है एक प्रकार से उसके बारे में बताया गया। हरिवंश में रामायण की कथा पर आधारित एक नाटक के खेले जाने का उल्लेख है। रामायण में भी नट नर्तक और नाटक एवं रंग का और रंगमंच का कई स्थानों पर वर्णन मिलता है। कुशी लव शब्द का प्रयोग भी नट और अभिनेता के लिए ही होता था। इस प्रकार से आप देखें पाणिनि खास करके आते हैं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। उन्होंने आप देखिएगा खास करके नट सूत्र अर्थात नाट्य शास्त्र का उल्लेख किया पाणिनि महोदय ने। पाणिनि के समय में या उनके पूर्व ही अनेक नाटक रचे जा चुके होंगे जिनके आधार पर इन नट सूत्रों का निर्माण हुआ, क्योंकि लक्षण ग्रंथ की रचना लक्ष्य ग्रंथों के उपरांत ही होती है
और इसके बाद संस्कृत नाटकों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती गई, उसका परिष्कार होता गया। चौथी पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में जाकर के नाटकों की बहुसंख्यक रचना होने लगी, जैसा कि भास के उपलब्ध नाटकों से प्रकट होता है। पतंजलि का महाभाष्य हो गया, कंसबद्ध और बालिबंध नामक 2 नाटकों का स्पष्ट उल्लेख है उसमें। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की प्राचीन नाट्यशाला छोटा नागपुर की पहाड़ियों में पाई गई है, जो नाट्यशास्त्र में वर्णित जो प्रेक्षागृह है उससे बिल्कुल मेल खाती है। संस्कृत नाटकों का सर्वश्रेष्ठ अगर परिमार्जन देखा जाए परिष्कार, तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व कालिदास के नाटकों में जाकर के हमको उपलब्ध होता है। कुल मिलाकर के संस्कृत नाटकों में रंगमंच के पर्दे के लिए कहीं कहीं पर यवनिका का प्रयोग दिखाई पड़ता है, और इसके आधार पर कोनो और जो पाश्चात्य विद्वान है, कोनो एक पाश्चात्य विद्वान है और इसके अलावा और भी पाश्चात्य विद्वानों का अनुमान है कि संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति ग्रीक नाटकों के प्रभाव से हुई है, किंतु यह मत सर्वदा निर्मूल और भ्रांत प्रमाणित हो चुका है। यवनिका शब्द का प्रयोग केवल इसलिए होता है कि यवन देश से आए वस्त्रों से पर्दे बनाए जाते थे। संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति का विकास स्वतंत्र रूप से पहले हो चुका है, सबसे पहले संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति हुई है। ये सर्वदा सर्वचीन मत है, इसमें कोई तर्क नहीं है। कुल मिलाकर के इतनी बातें समझने के आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्कृत नाटक ने अपने क्रमिक विकास में कुछ तत्व वैदिक साहित्य के लिए हैं, कुछ इतिहास पुराणों से लिए हैं, कुछ लोकगीतों से लिए हैं, धार्मिक और सामूहिक उत्सवों से कुछ प्रेरणा ली है। पतंजलि के समय में तो उसका पूर्ण विकसित रूप अभिनय भी होने लगा था। इस प्रकार भारत में संस्कृत नाटक का पूर्ण विकास कई शताब्दियों में जाकर के हुआ। उसकी उत्पत्ति और अभ्युदय में अनेक तत्वों का और उपादानों का उपयोग हुआ है। कुल मिलाकर के संस्कृत नाटक की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई है, ये मानना परम आवश्यक है। इस प्रकार से इसके नाट्य साहित्य परंपरा के बारे में मैंने कुछ बता दिया। और प्रमुख नाटककारों में अगर बात की है तो संस्कृत साहित्य के प्रमुख नाटककार महाकवि भास के बारे में बता दें तो 1909 ईस्वी में स्वर्गीय महोपाध्याय टी गणपति शास्त्री को त्रावणकोर राज्य में भास के 13 नाटक मिले थे, और उसके आधार पर इन नाटकों के रचयिता वही महाकवि भास हैं जिनका उल्लेख कालिदास ने अपनी मालिकाग्निमित्र नाटक की प्रस्तावना में किया था। और महाकवि भास के मतलब कि इसमें संदेह नहीं कि ये 13 नाटक जो है वो एक ही व्यक्ति की कृतियां हैं, क्योंकि इन सब में अत्यधिक सादृश्यता पाई जाती है। सभी आकार में छोटे हैं, सभी की भाषा और शैली एक जैसी है, सभी सरल हैं, प्रांजल हैं, सभी में संस्कृत के कुछ अपठनीय आर्स का प्रयोग किया गया है, सभी में एक सुंदर भाव है, एक विचार है। इस प्रकार से उस आधार पर संस्कृत नाटककार में महाकवि भास का नाम एक प्रकार से महत्वपूर्ण है। और भास के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मतभेद है कि नाटक भास के ही हैं अथवा नहीं है, इसमें विद्वानों में मतभेद है। और भास्कृत कुछ लोग मानते हैं, वे बहुत से इसके भास्कृत होने पर संदेह भी करते हैं। कुल मिलाकर के लेकिन इन नाटकों के भास्कृत होने के पक्ष में कुछ प्रमाण हैं, जैसे कि त्रावणकोर में मिले हुए 3 नाटकों में एक नाम स्वप्नवास दत्त है, और इस नाटक को राजशेखर ने 900 ईस्वी ने भास रचित माना है। इस प्रकार से कई सारे तर्क और दिए जाते हैं। कुल मिलाकर के भास महाकवि भास हो गए। भास के बारे में अगर बात की है तो किस स्थिति मतलब किस समय के रहे होंगे, इसमें भी कम विवादास्पद नहीं है, बहुत ज़्यादा विवाद इसमें भी खड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के शूद्रक कहते हैं कि शूद्रक का शासन काल जो रहा 200 से 197 ईसा पूर्व का था। इस प्रकार मृच्छकटिकम द्वितीय तृतीय शताब्दी की रचना रही होगी। चारदत्त की रचना इसके पूर्व अवश्य हो चुकी होगी। तो भास के नाटकों की खोज के पूर्व संस्कृत का सबसे प्राचीन उपलब्ध नाटक शूद्रक का मृच्छकटिकम है, और इसी के आधार पर हम इनके स्थिति के बारे में जान सकते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा भास के कई सारे नाटक हैं, जैसे कि महाकवि की भास के नाटकों की अगर बात की है तो भास के 13 नाटक हैं, जिनमें से 6 नाटकों के कथानक महाभारत से लिए गए हैं, 2 नाटक रामायण पर आश्रित हैं, शेष 5 नाटक जो हैं उसकी प्राचीन अर्ध ऐतिहासिक घटनाओं पर या दंत कथाओं पर आधारित हैं। तो कुल मिलाकर के भास की मौलिक और अनूठी कल्पना शक्ति तथा अद्भुत नाट्यकला कुशलता का परिचय इन नाटकों में हमको देखने को मिलता है। जैसे कि प्रतिज्ञा, योगंधरायण, उसमें 4 अंक हैं इस नाटक में, ये मिलता है। और नीति वैशिष्ट के बारे में बताया गया इसमें, ठीक है। राजा प्रद्योत के यहाँ से चुराने तथा उनकी नीति के बारे में बताया गया है। मंत्री जो यौन गंध धारण मतलब कि योगंध धारण थे, उनको उदयन को राजा प्रद्योत के यहाँ से चुराने के बारे में बताया गया है। इसके अलावा स्वप्नवास व दत्तम जो है उसमें 6 अंक हैं, और इसमें मंत्री योगंध धारण या फिर वास दत्ता
अग्नो प्रविष्टता, यानी कि वासदत्ता अग्नि में भस्म हो गई। इस संप्रस्वाद के मतलब इसके बारे में बताने का प्रयास, उदयन को पद्मावती से विवाह करने और उदयन के जो है राज्य के बारे में बताया गया है। इसके अलावा उरुभंग नाटक है, एक एकांकी नाटक है ये उद्भंग, ठीक है। उरुभंग जो है एक एकांकी नाटक है। द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार स्वरूप भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा को भंग करने और उसके मारने का वर्णन इसमें किया गया है। और संस्कृत साहित्य में यही दुखांत नाटक एक मिलता है, उरुभंग, बाकी सभी नाटक सुखांत हैं। इसके अलावा दूत वाक्यम जो है यह भी एक एकांकी नाटक है। महाभारत के युद्ध में से पूर्व जो श्री कृष्ण भगवान और पांडवों की ओर से संधि प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन की सभा में जाते हैं जब, तो उनका विफल मनोरथ हो जाता है जो लेकर के जाते हैं। दुर्योधन यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो है पांडवों का संदेशा लाए, ठीक है। दुर्योधन मतलब कि उन्होंने कहा कि रखो अपनी धरती तमाम, दे दो मुझको केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, ऊपर हर से जो है तकरार किया। आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण से ही भिड़ गया वो, तो अपना भगवान ने क्या किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। और उसके बाद हा हा डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले हा हा दुर्योधन बाध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख जो है मरुत मुझ में लय है, वरुण मुझ में लय है, मतलब पूरा बता दिया भगवान ने। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है, रश्मि रथी, कभी पढ़िएगा तो उसमें जब ये स्थान आता तो उसमें बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये है। इसके अलावा जो है पंचरात्रम, बालचरितम, जो है दूत घटोत्कच, कर्णभार हो गया। और इसके अलावा मध्य माव्या योग, प्रतिमा नाटकम, ये सब नाटक। इसके अलावा अभिषेक नाटकम, अभिमारक, चार दत्तम, ये सब नाटक जो है महाकवि भास के हैं। इसके अलावा बात की जाए महाकवि भास के बारे में आपको विस्तार से जानना भी जरूरी है, चूँकि उनका स्वप्नवास वदत्तम जो है, स्वप्नवास वदत्तम एक इनका जो नाटक है, कौन सा नाटक है भाई, स्वप्नवास वदत्तम, ये नाटक आपके पाठ्यक्रम में है जिसमें 6 अंक हैं। और उसमें ही खास करके आप देखेंगे पद्मावती से विवाह करने तथा उदयन के जो है राज्य के वर्णन के बारे में मैंने बताया था। जो दूसरा नाटक है जिसमें 6 अंक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपके पाठ्यक्रम में है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात की जाए और भी नाटककार हैं जैसे कि भवभूति हो गए, ठीक है, अश्वघोष हो गए, इन सभी के बारे में भी आपको जानना है, ठीक। तो महाकवि भास के बारे में तो हो ही गया। इसके अलावा अश्वघोष हैं। अश्वघोष संस्कृत के बौद्ध कवियों में अश्वघोष का सबसे ऊंचा स्थान है। परंपरा के अनुसार ये ईसा की प्रथम शताब्दी में राजा कनिष्क जो 78 ईस्वी बीवी के हैं उनके गुरु थे और आश्रित कवि थे उनके। इनका जन्म जो हुआ था साकेत यानी अयोध्या में हुआ था अश्वघोष का। इनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था। इनके महाकाव्यों में वेद और शास्त्रों की अनेक बातें मिलती हैं अश्वघोष के, जिनमें आप देखेंगे इनका एक सुशिक्षित ब्राह्मण कुल में जन्म लेना सिद्ध होता है कि ये एक सुशिक्षित ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने पर अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी सारी शक्ति लगा दी। और खास करके आप देखेंगे उन्होंने साधारण जनता को बौद्ध धर्म के गूढ़ रहस्यों को काव्य की मधुर भाषा में समझाने का बीड़ा उठाया था अश्वघोष ने। दार्शनिक होने के कारण से अश्वघोष एक उच्च कोटि के कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे। इस प्रकार से इनके काल निर्धारण में भी विद्वानों में कहीं ना कहीं पे मतभेद रहा है। अश्वघोष कनिष्क 78 ईस्वी के लगभग के समकालीन कुछ विद्वान मानते हैं, उनका गुरु मानते हैं। फ्रैंक फ्लीट बोयर और पाश्चात्य विद्वानों के मतों का विवेचन करें तो वो कहते हैं कि डॉक्टर ओल्डनबर्ग ने कनिष्क को ईसा की प्रथम शताब्दी में सिद्ध किया है और अश्वघोष का समय भी प्रथम शताब्दी रहा होगा, ऐसा माना जा सकता है। इनकी रचनाओं की बात की जाए अश्वघोष की तो जैसे कि बुद्ध चरित हो गए, सौरंद नंद हो गया, सारिपुत्र प्रकरण है, सूत्रालंकार है, ब्रज सूची है, ये सब। इसके अलावा महायान श्रद्धोत्पाद, गांडी स्तोत्र गाथा, राष्ट्रपाल, ये सब इसके ग्रंथ हैं अश्वघोष के, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात की है तो बुद्ध चरित्र जो है इनका ज़्यादा फेमस है, बुद्ध चरित्र किसका, अश्वघोष का, ठीक। इसके अलावा भवभूति जो नाटककार हैं, भवभूति की अगर बात करी जाए तो संस्कृत के महान नाटककारों में भवभूति का नाम आता है और कालिदास के बाद इन्हीं का नाम भवभूति का नाम ही ले आता है। और इनकी स्थिति के संबंध में भी कुछ प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मम्मट 1100 ईस्वी, धनंजय 995 ईस्वी, सोमदेव 959 ईस्वी, इन लोगों ने अपनी रचनाओं में भवभूति के ग्रंथों का उदाहरण दिया है। राजशेखर 900 ईस्वी अपने को भवभूति का अवतार बताते हैं। राजशेखर जो हैं वो कहते हैं कि जो है बाभू वाल्मीकि भवा कवि ही पुरा तथा प्रपेदे बुभि भर्तु मेटनताम स्थिता पुनरयो भवभूति रेखया सावर्तते सांप्रति राजशेखरा। इस प्रकार से वो क्या कहते हैं, राजशेखर जो है अपने आप को भवभूति का अवतार बताते हैं। इस प्रकार से चीज़ें ये होती हैं।
और कुल मिलाकर के इस प्रकार से चीज़ें होती रहती। तो भवभूति भी अपने एक प्रकार से ज़बरदस्त तरीके से, भवभूति ने अपने नाटकों की प्रस्तावना में अपना कुछ परिचय भी दिया है। वे विदर्भ यानी बरार देश के पदमपुर नामक नगर के निवासी थे। उनका जन्म एक जो है उदम्बर वंशी ब्राह्मण में हुआ था। जो है उदुम्बर वंशी एक ब्राह्मण होते हैं, उस परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इस वंश के ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा को मानने वाले थे, वेद वेदांगों के ज्ञाता थे, सोम यज्ञ के करने वाले ब्राह्मण थे। भवभूति के पांचवें पूर्वज का नाम महाकवि था, जो वाजपेयी यज्ञ के करने वाले विद्वान ब्राह्मण थे। भवभूति की पितामह का नाम भट्ट गोपाल था, पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम क्या था, जातुकर्णी था। और इनका प्रारंभिक नाम श्रीकंठ था भवभूति का, ठीक है। और इनका बाद में नाम भवभूति पड़ा, क्यों पड़ा इस विषय में कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने 2 श्लोक लिखे हैं जिनमें सांबा पुनात भवभूति पवित्र मूर्ति, अथवा दूसरा इनका था कि गिरिजाया कुचो वंदे भवभूति सिताननो। ये 2 पंक्तियां जिसके आधार पर भवभूति नाम इनका जान सकते हैं। भवभूति की रचना एक है मालती माधव, उसकी एक 400 वर्ष प्राचीन हस्तलिखित प्रति में भवभूति को प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल 700 ईस्वी का उसको शिष्य बताया गया है। यानी कि जो है कुमारिल था, मीमांसक था, ये मीमांसा करने वाला था। यानी कि मीमांसा मतलब समझ रहे हैं ना, मीमांसा मतलब खूब ज़्यादा ज्ञान की बातें करने वाला वो चीज़। तो शिष्य था इनका। और छठे अंक की पुस्तिका में उस शिष्य का नाम उम्बेकाचार्य भी बताया गया। भवभूति के गुरु का नाम ज्ञान निधि था, जो वास्तव में ज्ञान के भंडार थे। भवभूति की रचनाएं बताएं तो 3 नाटक उपलब्ध हैं इनके भवभूति के। पहला है महावीर चरित, दूसरा है मालती माधव, तीसरा है उत्तर रामचरित। ओके, ये बात ध्यान रखिए। तो ये भवभूति के बारे में कुछ बातें थी। इसके अलावा अगला जो आपका आता है महावीर चरित और मालती माधव और उत्तर रामचरित, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अब मालती माधव जो है 10 अंकों का एक प्रकरण है। इसमें मालती और माधव के प्रेम विवाह के बारे में उसकी कल्पना प्रसूत चित्र कथा बताई गई है। महावीर चरित की बात की है तो भवभूति का प्रथम नाटक है, 7 अंकों में है। रामायण के पूर्वार्ध, राम विवाह, राम वनवास, सीता हरण और राम राज्य के अभिषेक, इसके बारे में कथा बताई गई है। ठीक, ये चीज़ें हैं इसमें। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर रामचरित की, तो उत्तर रामचरित जो भवभूत का अंतिम नाटक है, सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इसमें जो है कुल मिला करके खास करके आप देखिएगा तो 7 अंक मिलेंगे। और ये जो है राम के अभिषेक के अंतर जनक के चले जाने पर सीता उदास हो जाती है, राम उन्हें सांत्वना देते हैं, सीता के मनोविदार्थ राम सीता लक्ष्मण के साथ उन चित्रों को देखते हैं। मतलब इस प्रकार से उत्तर रामचरित के बारे में बताएगा इसमें, ठीक है। चर्चा कर लेंगे इसी पर। इसके अलावा अगले जो आपके नाटककार हैं वो हैं भट्ट नारायण। भट्ट नारायण की एक मात्र उपलब्ध कृति है बेड़ी संहार। उन्होंने नाटक की प्रस्तावना में अपना नाम क्या बताया है, भट्ट नारायण ने कहा कि मृगराज लक्ष्मा भट्ट नारायण इनका नाम मिलता है इनके नाटकों में। इससे ज्ञात होता कि जो है भृगराज कविता की उपाधि थी और यह उपाधि संभवतः सिंहोपासक राजा से इनको दी गई थी। और इसके अतिरिक्त इनकी कृति से उनका कोई परिचय प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा आप देखिएगा कि भट्ट नारायण वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। बेड़ी संहार के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वे अनेक विषयों के ज्ञाता थे। नाट्यशास्त्र, नीतिशास्त्र, व्याकरण, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, दर्शन और काव्यशास्त्र का उनका विशेष अध्ययन उन्होंने किया था। पुराण, महाभारत आदि में वे तथा वैदिक कर्मकांड और यज्ञ क्रिया में भी अच्छे तरीके से माहिर थे, जानते थे चीज़ें। और इसके अलावा आप देखिएगा एक रचना है क्षितिज जो है संसावली चरितम, उसके अनुसार वे कन्नौज के निवासी थे। सांडिल गोत्र से उत्पन्न एक सारस्वत ब्राह्मण थे। बंगाल के ठाकुर यानी टैगोर परिवार में संरक्षित वंशावली के अनुसार भट्ट नारायण को इस वंश का आदि पुरुष बताया गया है। बंगाल के सेन वंश के प्रवर्तक आदिसूर राजा थे। उन्होंने कन्नौज से वैदिक धर्म के प्रचारार्थ जिन 5 ब्राह्मणों को बुलाया था उनमें से भट्ट नारायण भी थे। और इतिहासकारों ने 650 ईस्वी को आदि सूर का समय माना है और भट्ट नारायण का समय भी 7वीं सदी का उत्तरार्ध ही माना है, यानी 650 ईस्वी के बाद का। तो यानी भट्ट नारायण इसी समय के रहे होंगे। बेड़ी संहार इनकी एकमात्र रचना है। इसका कथानक महाभारत से संबंधित है, परंतु कवि ने नाटकीय की दृष्टि से उसमें यथेष्ट परिवर्तन किया है। इनमें कथानक कौरव और पांडवों की सभा में द्रौपदी का कौरवों ने अपमान जो किया था उसके बारे में बताने का प्रयास है। नाटक द्रौपदी की खुली बेड़ी संहार यानी संवारने की घटना को केंद्र बना करके इसका जो है करता है। और कौरव सभा में दुशासन द्वारा जो है केस खींचे जाने पर द्रौपदी की बेड़ी खुल जाती है।
वह प्रतिज्ञा करती कि जब तक अपमान का बदला नहीं लिया जाएगा वह अपनी जो है चोटी यानी बेड़ी नहीं बांधेगी। भीमसेन ने तुरंत प्रतिज्ञा ली कि दुर्योधन के जो है सद्या रक्त से रंगे हाथों से द्रौपदी की बेड़ी संहार यानी समारेगा, खून से उनकी जो है एक प्रकार से बाल की चोटी बांधेगी, जो है दुशासन के लहू से। इस प्रकार चीज़ें हुई। बीर रस प्रधान नाटक है बेरी संहार, तो ये है इनका। इसके अलावा विशाख दत्त अगले नाटक हैं आपके, मतलब कि नाटककार। विशाख दत्त की बात की तो संस्कृत साहित्य में, नाट्य साहित्य में विशाख दत्त की प्रसिद्धि का कारण उनका एकमात्र उपलब्ध नाटक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। बहुत फेमस नाटक है मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त का। और ये उसमें 3 और नाटक की रचना इन्होंने करी है विशाख दत्त ने, जैसे कि देवी चंद्र हो गया, देवी चंद्र गुप्तम। प्रकरण की कथा में गुप्त राजा और उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त का ऐतिहासिक पात्र है। चंद्रगुप्त जो है अपने बड़े भाई के बाद राजा बनता है। उसने विक्रमादित्य की पदवी धारण करी। उसका समय 375 से 413 के आसपास रहा। और इसीलिए विशाख दत्त का समय 4वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 5वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जा सकता है। डॉक्टर रामजी उपाध्याय के अनुसार इनका स्थिति काल चतुर्थ शताब्दी थी और उसका उत्तरार्ध यानी कि लगभग 350 के बाद और 5वीं शताब्दी का पूर्वार्ध यानी कि 400 के आसपास इस रहा होगा। विशाख दत्त के पिता का नाम था पृथु और पितामह का नाम था जो है सामंत बटेश्वर दत्त। और विशाख दत्त ने राजनीति, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित इन सभी का अच्छे तरीके से अध्ययन किया था। और इनकी रचनाएं जो जैसे देवी चंद्रगुप्त एक रचना इनकी है विशाख दत्त की। इसके अलावा जो है अभिसारिका वंचित या अभिसारिका बंधित रचना है। और तीसरी रचना है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की बात की है तो संस्कृत साहित्य का अनूठा नाट्य रत्न कहा जाता है इसको, मुद्रा राक्षस को। और इसी नाटक के आधार पर विशाख दत्त का गौरव आछुड़ रहा है। और राजनीति प्रधान 7 अंकों का यह नाटक है, राजनीति से रिलेटेड है मुद्रा राक्षस। इसमें राक्षस को मुद्रा यानी अंगूठी के द्वारा बस में करने का वर्णन बताया गया है, इसीलिए इसका नाम मुद्रा राक्षस पड़ा है। मुद्रा राक्षस हिंदी में भी नाटक है, आप देखिएगा। इसमें आप देखेंगे चाणक्य ने नंदवंश का नाश कर दिया। धनानंद जो था वहाँ की गद्दी पर बैठा था, उसका नाश चाणक्य ने करवाया। और अपनी कूटनीतिज्ञ चालों से नंदवंश के जो मुख्यमंत्री थे राक्षस, मतलब कि मुख्यमंत्री राक्षस जो था, और चाणक्य का दांव पेच जो है उखाड़ पछाड़ों के संधि विग्रह, उसका वर्णन आपको मिलेगा। नंदवंश के मुख्यमंत्री थे राक्षस और चाणक्य, इन दोनों के बीच का दांव पेच उखाड़ पछाड़ ये सब चलती रहती, संधि विग्रह जो बुझ हुआ उसके बारे में बताया गया है। और ये नाटक जो है मुद्रा राक्षस, इसमें वीर रस की प्रधानता है, प्रसाद और माधुर गुणों की प्रचुरता है, अर्थ प्रकृतियों और अव्यवस्थाओं और संधियों और नाटकीय तत्वों का मुद्रा राक्षस नाटक इसमें समुचित प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, इन सभी अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। केवल अलंकारों के जो है अलंकार का प्रयोग नहीं है, विशाख दत्त को कहीं ना कहीं पे शार्दुल, विक्रीडित, सिख, ऋणी और सारंग धरा आदि बड़े छंद भी बहुत प्रिय रूप से इसमें प्रयोग किए गए हैं। कौन कौन से आप देखेंगे, शार्दुल, विक्रीडित, सिख, ऋणी और सारंग धरा, ये छंदों का प्रयोग है। इसके अलावा मानव स्वभाव और प्रकृति के दोनों रूपों का मनोहारी वर्णन मुद्रा राक्षस नाटक में प्राप्त होता है। नाटक में सुभाषितों का मार्मिक वर्णन किया गया है, अच्छी अच्छी वक्ताओं का मतलब कि बताया गया है। सौर सेनी, महाराष्ट्रीय और मागधी प्राकृत भाषाओं का प्रयोग किया गया है। विशाख दत्त संस्कृत के प्रगतिवादी नाटककार माने जाते हैं। इस प्रकार से हिंदी में एक प्रकार से प्रगतिवादी रचनाकार हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें ये प्रगतिवादी नाटककार है संस्कृत में। और विशाख दत्त में खास करके ये क्षमता थी कि नई विधा, नई परंपरा, नई दिशा को जन्म दे सके। और खास करके मौलिकता, नवीनता, शक्तिमत्ता इसमें कूट कूट कर भरी हुई है। दांव पेचों का वर्णन करते हैं और इसीलिए परंपरागत रूढ़ियों को छोड़ करके विशाख दत्त जो है संस्कृत साहित्य में अपना अनूठा स्थान बनाते हैं और एक नई तरीके के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा तो ये तो हो गया एक प्रकार से प्रमुख नाटककार, पर नाट्य साहित्य परंपरा भी मैंने बता दी आपको। संस्कृत के बारे में कुछ बारे में जानकारी आपको हुई होगी, वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। इसके अलावा अगला पॉइंट है अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि कालिदास का आपके पाठ्यक्रम में है, 2वीं इकाई में शामिल है। अभिज्ञान शाकुंतलम से भी आपका प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन बस इतना अगर जितना मैंने बता दिया यहीं पर आपके मिड टर्म में इतना ही पूछा जाएगा। बाकी मैं थोड़ा सा चर्चा कर ले रहा हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम पर भी। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है आपकी नाटक के रूप की अगर बात की है, नाटक का रूप जो होता है, नाटक का स्थान दृश्य काव्य परंपरा में आता, नाटक का ही दूसरा नाम नाट्य है। और कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा, नाटकम ख्यात व्रतम ख्यातम पंच संधि समान्वितम विशाल श्रद्धया द्विगुणवत्तम नाना विभूति भी, ये एक प्रकार से आचार्य विश्वनाथ ने इसके बारे में कहा है। तो कुल मिलाकर के इसके बारे में हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा।
ठीक है, कि महाकवि जो कालिदास हैं उनका व्यक्तित्व और कृतित्व क्या रहा है, तो एक एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। महाकवि कालिदास नाटक के बारे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से संस्कृत में है। ठीक है, कालिदास के जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि उन्होंने अपनी जन्मभूमि की स्पष्ट चर्चा नहीं की है। कालिदास लोकप्रिय कवि हैं और विद्वानों ने अपने अपने प्रांत में जन्म लेने वाला उनको बतलाया है। बंगाल के विद्वानों ने जन्म स्थान बताते हैं मुर्शिदाबाद के गड्ढा सिंगरू नामक ग्राम में। बंगाली विद्वानों का यह तर्क है कि महाकवि कालिदास काली के उपासक रहे हैं और काली की उपासना का केंद्र बंगाल ही रहा है और काली के प्रसाद के से काव्य प्रतिभा उनको प्राप्त हुई। महाकवि कालिदास का जन्म स्थान चूंकि बंगाल ही रहा होगा, परंतु अधिकांश विद्वान इससे सहमत नहीं है। और कश्मीर के विद्वानों ने कहा कि महाकवि कालिदास जो है कश्मीर में जन्म लेने वाले हैं और ये लोग तर्क देते हैं कश्मीर वाले कि कालिदास ने हिमालय और हिमालय पर्वत से संबंधित स्थानों का सुंदर वर्णन किया है, तो इसीलिए कालिदास कश्मीरी हैं। इसके विपक्ष में बोलने वाले विद्वानों का एक कथन है कि राज तरंगिणी कश्मीरी कवियों के वर्णन में कालिदास का नाम नहीं लिया गया है और अगर होते तो लिया जाता। केवल हिमालय के सुंदर चित्रण से कालिदास को कश्मीरी मान लेना उचित नहीं है। हिमालय के वर्णन के अतिरिक्त कालिदास के अन्य वर्णन भी सरस और रोचक और सद्य प्रतीत होते हैं। कुल मिलाकर के आप देखेंगे जो कि कश्मीरी नहीं है वो भी अच्छे तरीके से वर्णन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा, कुछ विद्वान कालिदास को विदर्भ में जन्म लेने वाला बताते हैं। अपने पक्ष को पुष्ट करने में तर्क देते हैं कि कालिदास के ग्रंथों में अनेक स्थानों पर विदर्भ का वर्णन मिलता है, जिसमें कालिदास का विदर्भ प्रेम स्पष्ट परिलक्षित होता है, अतः उन्हें विदर्भ का होना चाहिए। इस तथ्य के खंडन में प्रतिपक्षियों का कथन है, लोग उसके खंडन करते हैं। विद्वान कहते हैं कि कालिदास ने विदर्भ का विशेष वर्णन न करके सामान्य का ही वर्णन किया है, अतः वे विदर्भ के नहीं हो सकते। इसके अलावा महोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री जी का विचार है कि कालिदास का जन्म विदिशा में होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने विदिशा तथा उसके समीप स्थित जो प्राकृतिक सुंदर दृश्य हैं उसका चित्रण जो है अच्छे तरीके से किया, परंतु विद्वानों को यह भी मान्य नहीं है। मैथिल विद्वान कालिदास को मिथिला में जन्म लेने वाला बताते हैं। दरभंगा जिले के अंतर्गत जो उच्चैठ नामक ग्राम है उसके पास दुर्गा जी की एक मूर्ति है, उसी के समीप एक टीला है। कुछ लोग बताते हैं कि वहीं पर कालिदास के दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, परंतु इससे भी अधिकांश विद्वान सहमत नहीं हैं। महाकवि कालिदास ने उपयुक्त सभी स्थानों की उपेक्षा उज्जैनी का वर्णन अत्यंत आदर के साथ किया है। जिस सरलता और रोचकता एवं लगाव के साथ उज्जैनी का वर्णन कालिदास ने किया है, उस रूप में अन्य किसी नगरी का वर्णन उन्होंने नहीं किया है। मेघदूत नाटक जो है इनका, मेघदूतम नाटक जो है उस नाटक वो खंड एक मेघदूतम एक खंड काव्य है, उसमें कवि ने उज्जैनी का वर्णन जो है बहुत अच्छे तरीके से किया है। और मेघ के लिए मार्ग का कुछ टेढ़ा पड़ जाना और फिर भी पक्ष श्री विशाला विशाला यानी उज्जैनी को ही कहा जाता है विशाला विशाला देखने के लिए वो आग्रह करते हैं, बताते हैं। उन्होंने कहा कि वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रास्थितस्योत्तरांशां सौधेत संग प्रणय विमुखो मा अस्म भूरंजीयः विद्युद्दाम स्फुरफुरित चकितयोस्त्रितः पौरांगानां लोलापांगिगैर्यदीनारमसेः लोचनरे विचित्तो वसिः। ये कहते हैं कि हे मेघ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हुए, वक्रम पंथा यद्यपि भवतः परिस्थितियो उत्तरारासाम, यानी कि हे मेघ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हुए यद्यपि आपका मार्ग टेढ़ा पड़ेगा, तथापि उज्जैनी के महलों की अट्टारियों का परिचय प्राप्त करने के प्रेम से विमुख ना हो जाना, मेघ को दूत बना करके भेजना। ये मेघदूतम इसीलिए इस जो है काव्य का नाम पड़ा, इस खंड काव्य का नाम पड़ा, क्योंकि मेघ को यानी बादलों को दूत बना करके भेजना ये महाकवि कालिदास की अनोखी कल्पना थी, बहुत जबरदस्त कल्पना थी। इस प्रकार की कल्पना आने वाले समय में हिंदी कवियों ने भी अपनाई। महाकवि जो थे उस समय मैं बताऊं जो है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिखा प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने। उन्होंने भी जो है पवन को दूती बनाया, यानी हवा को दूत बना करके पवन दूती का लिखा कि बैठी खिन्नायक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृघ युगल से थे धरा को भिगोते। ठीक है, आई उसी काल प्रातः वाली सुपवन उसी काल वातायनों से। ठीक, इस प्रकार से। ठीक, तो कुल मिलाकर के
ये बड़ा ज़बरदस्त काम था। इन्होंने कहा कि जब आप बादलों से कहा कि वहाँ नगर की सुंदरी स्त्रियों की बिजली की कौंध से चकित ना हो जाना, हे बादल, चल चल प्रांत वाले भागों मतलब भागों वाले नेत्रों में यदि रमण ना किया जाए तो अपना जीवन व्यर्थ ही समझना। यानी इन्होंने पूरा बताया कि अब जब जाएंगे ऐसे ऐसे तो ये चीज़ें मिलेंगी, उसके बारे में सुंदर वर्णन किया है। और महाकवि कालिदास के काव्य में जो है आंचलिक विशेषताओं को ही देख करके कोई उन्हें उज्जैन का निवासी बतला सकता है, तो कोई कश्मीर का, कोई बंगाल का कह सकता है, तो कोई गढ़वाल का, कोई मिथिला का, तो कोई महाकवि को एक प्रकार से मिथिला भूमि में ही समलंकृत मान सकता है। यानी अलग अलग प्रकार से लोग कहते हैं। कोई मिला करके आप देखिएगा कि जो कालिदास हैं, मेघदूत उनकी रचना जो है बड़ी फेमस रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम तो उनका एक प्रकार से ज़बरदस्त काव्य रहा ही है। तो कुल मिलाकर के महाकवि कालिदास के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक की कथा वस्तु के बारे में बताएं तो इसका नाटक जो है 4 अंकों में जो है फैला हुआ है। इन 4 अंकों के बारे में हम बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम कम है, लेकिन मैं 4 अंकों के बारे में आपको विस्तार से एक दिन चर्चा कर लूँगा। ठीक है, राजा दुष्यंत के चरित्र चित्रण के बारे में है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है, इसका नामकरण के औचित्य को जानने से पहले इस नाम के अर्थ को जानना भी जरूरी होता है। चूंकि अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये अभिपूर्वक ज्ञा धातु से ल्यूट प्रत्यय करके अभिज्ञान शब्द भी उत्पन्न हुआ है। अब प्रश्न यह उठता है मेरे भाई कि प्रकृत अभिज्ञान शब्द में ल्यूट प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है? भाव के अर्थ में अगर बात की जाए या करुण के अर्थ में, कर्ण के अर्थ में हुआ है। यदि भाव के अर्थ में हुआ तो ल्यूट प्रत्यय माना जाए तो अर्थ होगा अभिज्ञायते यत् तत् अभिज्ञानम तत् शकुंतलम अभिज्ञान शकुंतलम। यहाँ पर मयूर जो है व्यंशकादित्वात् समास समझना चाहिए। इस तरह अभिज्ञान शकुंतलम का अर्थ हुआ शकुंतला की पहचान। इस प्रकार से आप देखेंगे इसमें कई प्रकार के राजा दुष्यंत जब ऋषियों के यज्ञ की रक्षा के पश्चात शकुंतला को महर्षि कणों के आश्रम में छोड़ करके अपनी राजधानी जाने लगते हैं, उस समय वह पहचान के लिए अपने नाम से अंकित एक अंगूठी यह कहकर शकुंतला को देता गया कि हमारे मंत्री शीघ्र ही आकर के तुम्हें यहाँ से सासम्मान ले जाएंगे। दुष्यंत को गए कुछ दिन बीतने लगे और शकुंतला दुष्यंत की याद में रात दिन खोई खोई सी रहने लगती है। फिर यहाँ तक कि आतिथ्य के लिए पधारे महर्षि दुर्वासा की भी कहीं न कहीं पे अयम मह भो यह आवाज़ भी नहीं सुन सकती है। इस प्रकार से क्या होता है, मतलब कि एक प्रकार से साथ दे करके उसको लौट जाते हैं। प्रियंवदा की प्रार्थना से इतना मात्र वरदान देते हैं कि जो है आभर्याणी विज्ञान दर्शय अस्या सापो निवर्ति, यानी निवर्तिष्यापि, यानी आपका प्रवास से लौटे महर्षि कणो जो है अग्निशाला में जा कर के, वो तमाम प्रकार की चीज़ें होती, लंबी कथा है। और इस प्रकार से क्या होता है कि तमाम प्रकार की चीज़ें होती है। और एक बालक आप इसी में देखेंगे, भरत बालक, तो उन सभी के बारे में हमको चर्चा करनी है। थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो ये महाकवि कालिदास के बारे में कुछ बातें। इसके अलावा स्वप्नवास वदत्तम जो है महाकवि भास का है। महाकवि भास के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ओके, अब इसमें आपसे प्रश्न ये तमाम सारे पूछता, शकुंतला का परिचय, दुष्यंत का चित्रण, ठीक है, इस प्रकार से पूछता है। महाकवि कालिदास की काव्य शैली कैसी रही, ये सब प्रश्न आपसे बनता है, तो ये सब सेमेस्टर परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत लंबा है। अभिज्ञान शकुंतलम की बात की जाए तो महाकवि कालिदास के नाट्य कृति है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। दुष्यंत इसके नायक है, शकुंतला नायिका है। कालिदास की नाट्य कृतियों में आप देखें अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और बालिका अग्निमित्रम, ये कालिदास के नाटक हैं। अभिज्ञान शकुंतलम में मुख्य रूप से अगर बात की तो 7 अंक हैं। 4 अंकों के बारे में हमको शुरुआती पढ़ना है आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से। इसके अलावा अगर बात की जाए जो है और भी चीज़ें हैं इसके अलावा। और अगर बात की कथा का जो केंद्र बिंदु है अभिज्ञान शकुंतलम की कथा वस्तु का राजा दुष्यंत और शकुंतला को दिए गए जो अभिधान यानी अंगूठी, उसके इर्द गिर्द चक्कर काटती पूरी की पूरी कथा बीत जाती है। दुष्यंत जो है हस्तिनापुर के राजा हैं, आपको पता होगा, ठीक है। और इस प्रकार से उनके बच्चा एक होता है, मतलब राजा दुष्यंत के लड़का, उसका नाम भरत होता है, आप सभी को पता होगा। इस प्रकार चीज़ें होती रहती है। और इस प्रकार से अगला जो आता है आपका वो रचना है स्वप्नवाद। क्या रचना है भाई? स्वप्नवास वदत्तम। स्वप्नवास वदत्तम जो रचना है ये महाकवि भास की है। महाकवि भास जो है आप सभी को पता होगा, ये वैसे भास द्वारा रचित है स्वप्नवास वदत्तम। ये इतिहास प्रसिद्ध 6 अंकों का एक नाटक है, उत्कृष्ट नाटक है, जो प्रतिज्ञा योग धारण का उत्तरार्ध है। इस नाटक के कथानक का आधार जो है एक प्रकार से गूढ़ाढ्य की बृहद कथा है।
और स्वप्न में वासवदत्ता से मिलने के कारण से इसका नाम स्वप्न वासवदत्तम पड़ा है। यह संस्कृत का प्रथम राजनीतिक नाटक या राजनीति प्रधान रूपक है। इसमें नायक वत्सराज उदयन तथा नायिका जो है वासुदत्ता है। नायिका कौन है? वासुदत्ता है। और नायक कौन है? वत्सराज उदयन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम जो है नांदी पाठ के जो है पश्चात सूत्रधार प्रवेश करता है, वह मांगलिक श्लोक का पाठ करता है। उसके बाद में वत्सराज उदयन का मंत्री जो योगंध धारण है, जो है योगंध रायण, वो पति जो है ब्राज के बेस में अवंतिका बेस धारणी वासुदत्ता के साथ तपोवन में प्रवेश करता है। ये सब चीज़ें हैं, तो इससे हम समझेंगे आगे चल करके, चीज़ों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं, थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, लेकिन फिर भी 2-3 दिन तो लगेंगे इसको पढ़ने में। वैसे जो है स्वप्न वासुदत्तम का संक्षिप्त परिचय कर बताऊँ तो 6 अंकों का नाटक है, आप सभी को पता होगा। नायिका कौन है भाई? वासुदत्ता नायिका है, उदयन नाटक है, मतलब कि नायक है इसके। ये क्लियर हो गई बातें। महाकवि भास ने इसमें भाषा सरल तरीके से सरल और मधुर भाषा, मतलब कि भाषा का प्रयोग किया है। छोटे छोटे वाक्य और सहज और हृदय के लिए आकर्षक मुहावरों का प्रयोग और उससे मतलब कि भाषाओं का प्रयोग किया गया है। सहज में मनोभाव का भावबोध का प्रयोग करवाते हैं। कथोपकथनों में प्रयुक्त जो पद हैं सरल है, मनोरम है। ठीक, स्वप्न वासुदत्तम में कुल मिलाकर के कितने पद हैं, इसमें किन किन छंदों में प्रयोग हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। स्वप्न वासुदत्तम में 58 श्लोकों में निबद्ध 6 अंकों का एक नाटक है। कवि ने विषय के अनुरूप 11 प्रकार के छंदों का प्रयोग स्वप्न वासुदत्तम नाटक में किया है। और इसमें जो छंद प्रयोग किए गए, जैसे आर्या छंद का प्रयोग है, अनुष्टुप छंद का प्रयोग है, शार्दुल विक्रीडित छंद का प्रयोग है, वसंत तिलका छंद का प्रयोग है, पुष्पी ताग्रा छंद का प्रयोग है, वैश्व देवी छंद का प्रयोग है, मालिनी शिखरिणी का प्रयोग है, और इसके अलावा हरणी छंद का प्रयोग है, उपेंद्र ब्रजा छंद का, उपजाति छंद का प्रयोग है। इन सभी छंदों का प्रयोग किया गया है। और खास करके आप देखिएगा स्वप्न वासुदत्तम नाटक जो है, इसमें पुरुष पात्रों की अगर बात की तो 8 पुरुष पात्र हैं इसमें। पहला तो उदयन हो गया, दूसरा है योगंध रायण, तीसरा है और जो है रूमण्यवान, चौथा है वसंतक, पांचवा है ब्रह्मचारी, छठवा है जो है कांचुकीय प्रथम, और दूसरा है कांचुकीय द्वितीय, और 8वां है आपका भट्ट। तो इस प्रकार से ये 8 जो हैं ये पुरुष पात्र हैं इसमें। और इसके अलावा आप देखेंगे खास करके इसमें स्त्री पात्रों की संख्या, तो स्त्री पात्रों की संख्या अगर बात की तो पुरुष पात्रों के साथ साथ स्त्री पात्रों का भी परिचय हुआ है। 10 स्त्री पात्र इसमें है, जैसे कि पहली है वासुदत्ता स्वयं नायिका जो है, उसके अलावा अवंतिका है, पद्मावती है, अंगारवती है, तापसी है। ठीक है, इसके अलावा 6वीं जो है मधुरिका, ठीक है, मधुकरिका, और 7वीं है पद्मिका, और 8वीं है धात्री, 9वीं है वसुंधरा, और 10वां है विजया। इस प्रकार से 9 जो है 10 जो है नायिका है इसमें, यानी कि नारी पात्र है। सॉरी, एक नायिका होती है, एक नायक होता है। नायक कौन है? उदयन है। नायिका कौन है? वासुदत्ता है। और खास करके अगर बात की जाए जो है स्त्री पात्रों की संख्या तो 10 है, पुरुष पात्रों की संख्या कितनी है? 8 है। ये बात ध्यान रखिएगा। कोई मिलाकर के भास ने बहुत सारे नाटकों का लिखा है, जैसे कि प्रतिज्ञा, योगंध धारण हो गया, स्वप्न वासुदत्तम इनका नाटक है। इसके अलावा प्रतिमा नाटक हो गया, पंचरात हो गया, अभिषेक नाटक हो गया, मध्यम व्योम नाटक हो गया, कर्णभार नाटक हो गया, दूत वाक्य नाटक है, दूत घटोत्कच नाटक, अरुभंग नाटक, बाल चरित्र, अभिमारक और चारुदत्त। 13 नाटक जो हैं ये खोज निकाला है इन्होंने। किसने खोज निकाला है? महोपाध्याय श्री टी गणपति शास्त्री जी ने, दक्षिण के महाकवि भास हैं, दक्षिण के हैं, उन्होंने निकाला है ये चीज़ों के बारे में। ठीक है, और कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि जो है निकाला, और त्रिवेंद्रम संस्कृत सीरीज में जो है इसको प्रकाशित करवाया, इनके 13 नाटकों को। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। राजा उदयन जो है वो स्वप्न वासुदत्तम नाटक का एक प्रकार से नायक है। धीर ललित कोटि का नायक है ये, चिंता रहित रहता है, कलाओं का प्रेमी है, सुखी है, कोमल है। नायक धीर ललित कहलाता है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से राजा जो उदयन है वो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि एक आदर्श प्रेमी है, विविध कलाओं में प्रवीण है, निराभिमानी है, विनयी है, पराक्रमी है, प्रजापालक है, धर्म के अनुरुक्त है, सुशील नायक है। इस प्रकार से और सभी का परिचय आपसे पूछ सकता है। रानी अगर बात की जाए वासुदत्ता का परिचय, तो वासुदत्ता जो है ये नायिका है, प्रधान नायिका है। उज्जैनी के राजा प्रद्योत महासेन की पुत्री है, और राजा उदयन से इसका स्नेह रहता है, प्रेम रहता है। इस प्रकार के विवाह का प्रचलन था कि वासुदत्ता अत्यंत ही सुंदर, शालीन और सद्गुणों से युक्त थी। यही कारण है कि
राजा उदयन उस पर मोहित हो जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वासुदत्ता अत्यंत सौम्य, सरल, गंभीर, संयत और पतिभाव परायण, विनीत आदि गुणों से युक्त, और उसमें धीरा वर्ग की नायिका के गुण भी दिखाई पड़ते हैं। और इसके अलावा और भी चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, और लेकिन फिर भी टाइम अभी कम है, बाद में हम चर्चा कर लेंगे इन सभी चीज़ों पर। और आपको यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में अगर जो चैप्टर जिसमें आप देखें 2 द्वितीय भाग होता है, यानी कि पेपर 2 जिसमें होता है, उसमें आपको ये सामान्य परिचय आपको लघु सिद्धांत कौमुदी का जानना पड़ेगा। उसमें तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में है, व्याकरण है, ये इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार से उसमें चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा जानकारी इसको ग्रहण कर लीजिएगा। बाकी आपसे बस इतना ऐसे प्रश्न पूछेगा जो जिसमें पेपर 2 होता है उसमें व्याकरण से प्रश्न पूछा जाएगा, बाकी अभी आपके मिड टर्म में नहीं पूछा जाएगा। और बाकी जब मॉडल पेपर मैं लाऊंगा तो उसके बारे में चर्चा कर लूँगा। ठीक है, चीज़ें ध्यान से रखिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा हमेशा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, गुड नाइट, आई लव यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास वीडियो को। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।